हमारा उद्देश्य था कि आतंकवादी जो एपी सेंटर्स हैं, जहाँ पे आतंकवादियों का जो नर्व सेंटर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जब सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट हुई तो एक मैसेज उनको भी देना ज़रूरी था जो इन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं। तो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस को भी टारगेट किया गया, और वो इसलिए भी ज़रूरी था कि मान लो कि सिर्फ हम आतंकी स्टेशंस को टारगेट करके छोड़ देते तो हो सकता है कि वो ऐसा हौसला पैदा करता अपने आप के अंदर और वो आप पे हमला करता। तो आपको वो एक मैसेज वो भी देना बहुत आवश्यक था, और आपने बहुत सटीकता से वो मैसेज दिया और सही समय पर आपने अपने आप को निकाल लिया। नमस्कार, आपका स्वागत है अशोका रोड थॉट कलेक्टिव डिस्कशन सीरीज में, और मैं हूं विनय सिंह। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने का, और उस उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर में कर्नल दानवीर। कर्नल दानवीर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप इंडियन आर्मी में लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं दी। अभी आप कई शोज़, टीवी शोज़ करते हैं डिफेंस के ऊपर, और जनरली आप टीवीज़ में आप कर्नल दानवीर को आपने देखा सुना होगा। बहुत रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर। तो आज जब भारत 1 साल पूरा करके जश्न मना रहा है अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का, तो उस मौके पर हम कर्नल दानवीर से समझेंगे और जानना चाहेंगे कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज जो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आपका स्वागत है कर्नल साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज हमने 1 साल पूरे किए। 4 दिन का एक ब्रीफ वॉर था, और 4 दिन का ब्रीफ वॉर था तो वॉर कहाँ ब्रीफ होता है आजकल। जो वर्ल्ड के तथाकथित सुपर पावर हैं वो क्लेम तो करते हैं कि अरे ईरान से युद्ध शुरू करना था तो 1 हफ्ता का टाइम फ्रेम था कि 1 हफ्ते में हम सल्टा देंगे। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई इज्जत के साथ कोई रास्ता मिल जाए ऐसे निकलने का, और रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। वही हाल अफगानिस्तान में हुआ, उसके पहले वियतनाम में हुआ। अनंत काल तक युद्ध चलता है। भारत पे एक परिस्थिति थोपी गई, उस परिस्थिति में हमें युद्ध में जाना पड़ा। हमने अपनी मिलिट्री माइट, अपनी मिलिट्री पावर के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों का भी जो ताकत है उसकी भी ताकत से पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया को अवगत कराया। और उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि हमने 4 दिन में इस युद्ध को वाइंड अप भी कर लिया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही है। युद्ध शुरू करना आसान है, युद्ध को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और जैसा हम देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में देख रहे हों, चाहे हम इज़राइल के गज़ा और हिजबुल्लाह के फ्रंट पे देखें, और चाहे हम ईरान की बात कर लें, और कल ही ईरान के ऊपर फिर से हमला किया है अमेरिका ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि सीज़ फायर कायम है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और क्लैरिटी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो भारत के केस में बहुत ही रियलिस्टिक एम था, क्लैरिटी पूरी तरह से थी, और हमारा उद्देश्य था कि आतंकवादी जो एपी सेंटर्स हैं, जहाँ पे आतंकवादियों का जो नर्व सेंटर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जब सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट हुई तो एक मैसेज उनको भी देना ज़रूरी था जो इन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं। तो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस को भी टारगेट किया गया, और वो इसलिए भी ज़रूरी था कि मान लो कि सिर्फ हम आतंकी स्टेशंस को टारगेट करके छोड़ देते तो हो सकता है कि वो ऐसा हौसला पैदा करता अपने आप के अंदर और वो आप पे हमला करता। तो आपको वो एक मैसेज वो भी देना बहुत आवश्यक था, और आपने बहुत सटीकता से वो मैसेज दिया और सही समय पर आपने अपने आप को निकाल दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये ऑपरेशन सिंदूर के जो 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 हमले हुए, जो हमने हमले किए, अगर मैं
उसको ऐसे कहूँ कि उससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि उससे बाहर निकलना था। सर मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी ताकत आपको युद्ध में जाने में और युद्ध लड़ने में होती है, मुझे लगता है कि आप शायद अग्री करेंगे कि उससे ज़्यादा ताकत आपको युद्ध से निकलने में लगती है। तो ये अगर हम दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें और इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड सुपर पावर, तो वह घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। तो स्थिति क्या है? या तो आकलन नहीं है पूरा युद्ध क्षेत्र का, या ओवर एस्टिमेशन ऑफ पावर है अपना, या दुश्मन का अंडर एस्टिमेशन ऑफ पावर है। ये क्या है? और भारत का ऐसा क्या रहा कि युद्ध से 4 दिन में अपनी ताकत बता करके, उनको जितना डैमेज था करके, सूद सहित जो हमारे ऊपर जो युद्ध थोपा गया उसको सूद के साथ उनको दे करके फिर हम निकल भी आए टाइमली। बिल्कुल। तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? आप ये यूक्रेन के युद्ध की बात कर लें, कीव पे रशियन फोर्सेस बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में पहुंच गई थी, सबर्ब्स में पहुंच गई थी, और उसके बाद से उनको वापस जाना पड़ा। ठीक है। पुतिन ने क्या कहा था? पुतिन ने कहा था कि नाजी शक्तियों से आज़ादी करनी है, आज़ादी लानी है, यूक्रेन को हमने नाजी शक्तियों से आज़ाद कराना है। नाजी शक्तियों का उनका मतलब था ये जो ज़ेलेंस्की, उनको हटा के सत्ता परिवर्तन का उनका उद्देश्य था, लेकिन वो नहीं पूरा हुआ। जितनी स्पीड से वो कीव तक आके पहुँचे, वो उनको धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। उनको ये इतनी उम्मीद ही नहीं थी। और देखिए, यहाँ पर यूक्रेन की तारीफ करनी पड़ेगी। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो वहाँ पर सैनिकों के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट नहीं थे, उनके पास में पर्सनल हथियारों की भी कमी थी, और फौज ना मात्र के बराबर थी, बहुत ही छोटी सी फौज थी, वॉलंटरी। और उसके बाद उसने इतना रिजॉल्व दिखाया है। यूक्रेन की लड़ाई से आपको पब्लिक का रिजॉल्व सीखने वाली चीज़ है, वो दिखाया। और उससे आप देखिए कि रशिया इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना ताकतवर होने के बावजूद वो कैसी सिचुएशन में। यही हाल आप ईरान में देख लीजिए। ईरान में पहले उन्होंने कहा कि हम 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, फिर कहते हैं हम जल्द ख़त्म कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने इतने दुनिया भर के बम गिरा दिए, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप हमारी बात कर लीजिए। हमने बहुत ही क्लैरिटी से उस चीज़ को अलग कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध ही नहीं लड़ रहे। हम पाकिस्तान के आम लोगों के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। सर आपने ये बड़ा एक इशारा किया है, और कुछ वेस्टर्न नोशंस हैं। तो जैसे कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो भाई जो सुपर पावर है वो फिटेस्ट है, इसलिए फिटेस्ट है क्योंकि उसने सर्वाइव किया है। और डार्विन की थियरी लोग युद्ध में भी थोपने का प्रयास करते हैं, पॉलिटिकल थियरी के नाते भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल भारत है वो बार बार ये संकेत देता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से दुनिया नहीं चलती, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट से चलती है। दूसरा कि जब हम युद्ध में गए तो युद्ध में भी एक नोशन है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और लोग निर्दोष मारे जाते हैं, कहीं बच्चे मारे गए, कहीं महिलाएं मारी गई, कहीं निर्दोष लोग मारे गए, तो एक शब्द है कोलैटरल बोल देते हैं कि अच्छा वो तो कोलैटरल है। आप फौज में रहे हैं सर, जब भारतीय फौज प्लानिंग करती है तो एक सिविलियन के नाते मैं इधर से देख पाता हूं कि जब आप उनके सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हैं तो आपका टारगेट उस इंटेल पे बेस्ड होता है कि ये फला घर का नंबर है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और उस घर में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, आपके पास रियल टाइम इनपुट है। तो जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सावधानी के साथ आप उस एक घर को टारगेट करते हैं, मुझे लगता है कि उससे 100 गुना ज़्यादा चिंता आपको इस बात की रहती है कि बगल का घर जो निर्दोष है, वो भले ही दुश्मन टेरिटरी में हो, युद्ध के समय में हो, तो कोई कोलेट्रल ना हो। तो एक तरफ कि भारत की ये चिंता कि युद्ध के समय में, युद्ध भूमि में, युद्ध के काल में एनिमी टेरिटरी में भी जो व्यक्ति निर्दोष है उसको अपने परिवार का हिस्सा मानना, वसुधा का कुटुंब मानना। और ऐसा कई बार परिचय हुआ दानवीर सर कि जब वो पैसेंजर प्लेन से अपने फाइटर जेट्स को पाकिस्तान शील्ड कर रहा था तो हमने टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान के लोग यदि पूजा कर रहे हैं मस्जिद में
और हमको मालूम है इन्फॉर्मेशन कि उसमें एक व्यक्ति जो है वो आतंकवादी है। आप कल्पना करें या देश के लोग कल्पना करें कि अगर वेस्ट को ये प्लान करना होता तो वो उड़ा देता। बिल्कुल। हम इस बात की चिंता कि वो पूजा का स्थान है। दूसरा, बाकी जो हैं वो तो मर जाएगा, लेकिन बाकी जो हैं वो कोलेट्रल होंगे। तो कोलेट्रल का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, वो शायद हमारे एक विचार का जो प्रवाह है कई लाखों वर्षों से बना है उस कारण है। तो दुनिया को इस ऑपरेशन सिंदूर में कोई मैसेज है क्या कि युद्ध में भी बुद्ध की स्थिति हो सकती है? ये बहुत बड़ा मैसेज है। इनफैक्ट यही एक मैसेज है जो दुनिया को समझना चाहिए। और अभी जब मैं रास्ते में था तो मैं कहीं देख रहा था कि स्वीडिश जो आर्मी है वो ये कहती है कि ये एक मॉडल ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, और उससे पश्चिम को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ऑपरेशन लड़ा जाता है। और भारतीय डेमोक्रेसी को भी अब उस स्तर पर मानने की आवश्यकता है। तो उससे ये समझ आया कि वो लोग हमारी डेमोक्रेसी को भी उस तरीके से नहीं मानते, वाइट मैन सुप्रीमेसी। तो वो वाला कहीं एंगल है। अब जहाँ तक कोलैटरल की बात है तो आपको ये समझना चाहिए कि पश्चिम का युद्ध लड़ने का तरीका क्या है। वर्ल्ड वॉर II में जर्मनी पर कब्जा करने से पहले अलाइड फोर्सेस ने, इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन ने, शहर के शहर बर्बाद कर दिए थे। इतनी ज़बरदस्त भयावी बॉम्बिंग हुई थी दिन और रात। कोई ऐसा मेन शहर नहीं था जर्मनी का जो बर्बाद ना हो गया हो, फ्लैट ना हो गया हो। पुरानी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शहर क्या थे वो, कहाँ किस लेवल तक वहाँ पर वो बॉम्बिंग हुई। उनका कॉन्सेप्ट है कि उससे देश की जो विल होती है वो टूटती है और फिर वो सरेंडर कर सकता है, वो ये उनका मानना है। उसी सोच के चलते उन्होंने न्यूक्लियर बम चला दिया जापान के। उसमें भी सर कोलेट्रल ही था सारा। उसमें और कुछ था ही नहीं। आपने तो पिन पॉइंट किसी, हाँ, इनफैक्ट वो पिन पॉइंटेड कोलेट्रल था वो। मैं बोल रहा हूँ पिन पॉइंट किसी कल्प्रिट को टारगेट नहीं किया, अपने एक शहर ही निपटा दिया। अरे एक ये तो उन्होंने 2 न्यूक्लियर बम्बों से किया। आप जर्मनी का देखिए क्या हालत कर दी, क्या हश्र कर दिया, मतलब बोथ साइड्स। तो ये उनकी फिलॉसफी है। अब आप इधर आ जाइए, चाइनीज़ का भी यही कॉन्सेप्ट है। आप जब चाइना और रशिया के बीच में एक वो रिवर का एक टापू है, उसके ऊपर जब झड़प हुई थी तो पूरा का पूरा इलाका खाली करके और उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब स्वात घाटी के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ गईं तो उन्होंने ऑपरेशन इस्तेकाम चलाया। तो इस्तेकाम जब चलाया तो कैसे चलाया? उन्होंने पूरा इलाका खाली कर दिया। खुद ही के लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की कैटेगरी में आ गए, बाहर कर लिया। और उसके बाद उन्होंने आर्टिलरी, टैंकों, हवाई जहाज़ों से सबसे बमबारी करके और वो पूरा इलाका बराबर कर दिया। अगर हम वेस्ट की, पाकिस्तान की, रशिया की, चाइना की इन फिलॉसफी से चलें, अगर ये फिलॉसफी हम अपने देश में अप्लाई कर लें, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमको कश्मीर के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए। हमें वहाँ से, जब हम हिंदू वहाँ से विस्थापित हुए, फिर हमें उनको बोलना चाहिए कि भाई सारे के सारे यहाँ से खाली करिए घाटी, आपके लिए शिविर यहाँ लगाया जा रहा है, आप यहाँ आइए और फिर हम ये पूरी घाटी को साफ कर देंगे। सर मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, ये कॉन्सेप्ट है पश्चिमी देशों का, और हमारा ये कतई ही नहीं। सर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत ही हुई कंसेप्ट लेवल पे, हमने जब रिएक्शन देने का सोचा कि निर्दोष लोग, जातियां पूछ करके मार दिया गया, कि धर्म पूछ करके मार दिया गया। दूसरा, एक परंपरा देखेंगे सर तो भगवान राम के समय से लेकर के राम रावण में युद्ध होता है तो भी युद्ध में डूज एंड डोंट्स हैं, और जीतने के बाद भी वहां का राजपाट उन्हीं को देकर के कोई कॉलोनी हमने नहीं बनाया। आप हाल फिलहाल में भी देखेंगे या 300-400 साल पहले भी आप जाएंगे तो महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, जिनको हमने हीरो माना, मान लीजिए कि वह अपने युद्धों में दुश्मन पर हमला करने के बाद वहां की महिलाओं को उठा करके लाते और मीना बाजार लगाते,
या वहाँ से स्लेव्स लेकर के आते, तो यकीन मानिए कि भारत का समाज उनको हीरो नहीं मानता। भारत का समाज इसलिए हीरो उनको मानता है क्योंकि दुश्मन के साथ दुश्मनी के समय में भी उन्होंने एक मोरल वैल्यूज़ का परिचय दिया। वह मोरल वैल्यूज़ भगवान राम से लेकर के आप जो जिन राजाओं का मैं बात कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, उस समय से लेकर के अभी तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत सेना और ऑपरेशन सिंदूर तक हमने उस मोरल ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया है। और स्वीडन में सबसे आश्चर्य की बात आपने अभी की कि स्वीडन में इस बात का एनालिसिस हो रहा है कि दुनिया के सामने ये भी एक मॉडल है, वे आउट है। दुनिया के सामने समस्याएं क्या है सर? क्योस है, एनार्की है, डिप्रेशन है। मैक्सिमम दुनिया में जहां युद्ध चल रहे हैं, जो अपने को ताकतवर कर रहे हैं, वहां का मैक्सिमम पॉपुलेशन डिप्रेशन में। उन लोगों के लिए स्वीडन में ये चिंतन हो रहा है कि ये रोल मॉडल है भारत का, जो ऑपरेशन सिंदूर है। भारत में कुछ लोगों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है सर? भारत के वह लोग ऑपरेशन सिंदूर को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे मिलिट्री माइट को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे मोरल वैल्यूज को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दुनिया ने जो एग्जाम्पल, दुनिया के सामने जो भारत ने एग्जाम्पल दिया ऑपरेशन सिंदूर के सामने, वो भारत का एक छोटा सा तबका है, छोटा ही बोलेंगे, जो बार बार उस पर संदेह पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात आपने पहले कही। और सर, इससे मोरल कितना डाउन होता है या कितना उसको नुकसान पहुंचता है अपने डिफेंस फोर्सेस का? सबसे पहले मोराल की बात करते हैं। इससे भारतीय सेनाओं के मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना का कोई भी ना अधिकारी ना जवान इन तरफ कोई ना कोई तवज्जो देता है, ना उसके पास इतना फालतू का टाइम है कि इनकी किसी की कहानी सुने वो, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं है। वहाँ पे सब टास्क बेस्ड और अपना काम में इतने ज़्यादा बिजी, उनको ये सब टाइम नहीं है। जब कभी सुन भी लेते हैं हंसी मजाक में निकाल के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। दूसरी बात आपने कही कि भगवान राम का जिक्र किया आपने, तो ये इस देश का ईडियम जो है वो महाभारत, गीता और रामायण में है। और जो वेस्ट पूरा का पूरा जेनीवा कन्वेंशन और यूएन चार्टर्स को लेकर चलता है, भारत के अंदर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये हमारे स्वभाव का एक रूप है जो आप देखते हैं। और ये डूज एंड डोंट्स श्री राम के टाइम से हैं, महाभारत के टाइम से हैं। और जैसा आपने कहा कि महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, जो कि आदर्श माने जाते हैं, उनके जो उनका युद्ध के दौरान जो उनका जो रवैया रहा, चाल चलन रहा, व्यक्तित्व रहा, वो उनको महापुरुष बनाता है और इसीलिए वो आज भी पूजे जाते हैं। मतलब विजय केवल पैरामीटर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर नहीं है, और कोलेट्रल भी नहीं है सर। ये कोलेट्रल का भी कंसेप्ट, कोलेट्रल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। शिवाजी महाराज ने तो ये कहा था कि जिस भी इलाके पे हम कब्जा करेंगे या आज़ाद कराएंगे, वहाँ पर किसी मस्जिद को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, किसी महिलाओं को किसी महिला के प्रति अपमान अगर कुछ हुआ तो उसके ऊपर बहुत दंडनीय कार्रवाई और करते भी थे वो, उन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया। तो ये एक पैरामीटर है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर नहीं थे, कोई जेनीवा कन्वेंशन नहीं था, कोई लागू करने वाली या कोई थोपने वाली संस्थान नहीं थी, मॉनिटरिंग संस्थान नहीं थी। खुद ही इस चीज़ को मॉनिटर करते थे आदर्श पर चलने वाले लोग। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों के स्वभाव में है, कैरेक्टर में है, इनग्रेन्ड है, और ये हमारे प्रोफेशनलिज्म में भी दिखता है। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। इसके लिए कोई हमें ना कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना कुछ है, ये बहुत ही नेचुरल स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें आती हैं कि हम निर्दोषों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ऐसे जानबूझ के नहीं करते। गलती से कभी कुछ हो जाए तो अलग चीज़ है, उसके लिए भी हमको बोध रहता है, उसका खेद भी रहता है और उसको कंपनसेट भी करा जाता है। और अगर कोई फौजी गलत पाया जाता है तो बहुत सख्त दंडनीय कार्रवाई भी होती है और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इस चीज़ में हमको बहुत ही प्राउड महसूस करना चाहिए कि इस तरीके की हमारी प्रोफेशनल आर्मी है जो कल्चरली रूटेड है, अपने कल्चर से बहुत कुछ ड्रॉ करती है। वॉर टाइम में भी, कहीं भी, किसी भी टाइम में वो नहीं,
जो बेसिक जो सेंस जो है, देखिए वैसे तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये संस्थान है, लेकिन जो बेसिक जो सेंस है आपका जो मैन मैनेजमेंट के जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने जवानों के परिवारों को जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, वो वैसे वेस्ट वाले नहीं देखते हैं। तो ये अंग्रेज़ों ने नहीं सिखाया हमें, ये हमारे नेचर से, हमारे बेसिक कल्चर से ये चीज़ें आई। तो वो चीज़ है, और हम अपने आस्था को साथ लेके चलते हैं। हम कोई भी आस्था को मानने वाले हैं, आस्था हमारे साथ चलती है वो। और जो सेकुलरिज्म की जो बातें जो लोग करते हैं, हमसे ज़्यादा कोई सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म में और अपीसमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमसे ज़्यादा कोई सेकुलर नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई संवेदनशील नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई अपने कर्तव्य के प्रति उस तरीके से कल्चरली रूटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही यूनिक बनाती हैं, और ये हमको एक बहुत यूनिक सेंस ऑफ प्राइड देती है। हमको तो देती है। आई एम श्योर जब आपका ये प्रोग्राम जो भी कोई देखेगा, उसके अंदर भी ये आएगा कि यार दुनिया इसके तरफ आकर्षित हो रही है, उसकी चर्चा हो क्या रही है। चीज़ है, ये ऐसा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक तरीका है। सर, ये पश्चिम में ये भी है कि मोरल वैल्यूज की बात वो करता है जो कमजोर है। हम तो ताकतवर भी थे, हमने दुश्मन को बुरी तरीके से पीटा भी, जो एक ट्रेडिशनल वॉर का फॉर्मेट है, और उसमें भी मोरल वैल्यूज का हमने एक पालन किया। सर, समर्पण के साथ सटीकता की भी बात है, जो कोलेट्रल की सब बात उन्होंने की। तो मोरल से हम ऑपरेशनल चीज़ों की तरफ आते हैं। ये सटीक कोलेट्रल डैमेज ना हो, हमारे प्रहार बिल्कुल सटीक हो, ये ऑपरेशंस में हम इसको कैसे ध्यान में रखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर आप बता सकें कि इसको कैसे अचीव किया गया, इसमें टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो इंगेज हुई, या जो हमारी आर्टिलरीज थी उनका कैसे इस्तेमाल हुआ, अगर थोड़ा सा आप वो एक डायमेंशन बताएं। देखिए, इसको समझने के लिए आप जनरल वीके सिंह के कार्यकाल में चले जाइए। जनरल वीके सिंह ने एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे से ज़्यादा का इंटेंस युद्ध नहीं लड़ सकते। इंटेंस युद्ध का मतलब है कि नॉर्मल आमने सामने की लड़ाई 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, हमारे पास एमिनेशन नहीं है। और हमारे पास उस समय 12-13 के टाइम की बात कर रहा हूँ, इक्विपमेंट में बहुत भारी डेफिशिएंसी थी। हमारे पास में एयरफोर्स के अंदर बहुत भारी कमियां थी, नेवी के अंदर बहुत इश्यूज थे। हमारा एक्चुअल में हालत हमारी कमज़ोर थी, और यही कहीं कारण रहा कि जब मुंबई का हमला हुआ तो बाकी भी कारण रहे होंगे, लेकिन एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण रहा कि एक इस तरीके का निर्णय ना ले पाए। हम तैयार नहीं थे, हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। आर्मी चीफ का अगर इस तरीके का लेटर लिखना, वो भी भारत जैसे मुल्क के अंदर, और हम लोग तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग दूसरे किस्म के लोग हैं, तो हम इतनी जल्दी इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन अगर इस तरीके की आपने आशंका जताई, तो आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीर स्थिति और परिस्थिति रही होगी। तो वहाँ से और ऑप सिंदूर तक की बात की जाए कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, अगर हम उसी रेट पर रहते, उसी रेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन पर रहते, अगर हमारा सोच विचार बदली ना होता, अगर हम उसी लाइन पर चल रहे होते, तो हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर पाते। और जो गलती पाकिस्तान ने वो ये कर दी कि उसको लगा कि शायद ये अप टू द मार्क नहीं है, मीडिया प्रेजेंटेशन और अपना नरेटिव बिल्डिंग में ज़्यादा है, असल में इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उड़ी हुआ, बालाकोट हुआ, उसको लगा कि ये हल्का हल्का कर कर आके ये हल्ला शेरी और उसमें ज़्यादा रहे हैं, ड्रामेबाजी में इनके बस की नहीं है। और उनका एक कल्चरल थॉट भी है, एक उनका एक हिस्टोरिकल थॉट भी है कि ये लड़ नहीं सकते, ये कमज़ोर है। ऐसा है, ऐसा वो बहुत शिद्दत से मानते हैं, और बहुत सही, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये, जिसे हम अपनी ताकत मानते हैं, हमारा हाँ, आदर्श मानते हैं। वो कहते हैं कमज़ोर लोग हैं ये।
तो और यहाँ पर वो गलती हमेशा करते हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार करी है, लेकिन क्योंकि वो उनके ईडियम का हिस्सा है, उनका एक वो हिस्टोरिकली उससे वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, तो उनको ऐसा वो मानते हैं। तो उन्होंने ये गलती करी और हमारी इस तरीके की तैयारी थी और हमें बिल्कुल क्लैरिटी थी कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, और हमने उस क्लैरिटी के साथ में योजनाबद्ध तरीके से उसको सरअंजाम दिया। हमारे यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप नहीं है, फ़ौज की बात कर रहा हूँ मैं। फ़ौज के अंदर जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो वो मुनीर साहब ने जो कहा वो चला, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको शायद ये ओपन डोमेन में ये शायद अभी तक किसी को नहीं मालूम होगा, ऑपरेशन सिंदूर की जब प्लानिंग हुई तो 48 या 72 घंटे तक एक कमरे के अंदर जो जर्नल लोग जो प्लानिंग कर रहे थे वो एक कमरे में बंद थे। कोई मोबाइल, कोई दूरसंचार और कोई इस तरीके का गैजेट वहाँ नहीं था। साथ ही साथ बहुत सारे सेवानिवृत्त अधिकारी जो अपने समय में स्पेशलिस्ट रहे हैं, सक्षम रहे हैं, वो भी बुलाए गए थे। और वेटरन्स और सर्विंग माइंड्स, ये लड़ाई देश की लड़ाई थी। और तो ये वहाँ पे बैठे एक टेबल के चारों तरफ और बहुत डिटेल में प्लानिंग हुई। इस डिटेल में प्लानिंग के दौरान एक टीम पाकिस्तान की बनी कि मान लो कि इसमें इंडिया की टीम बैठी है, इसके बगल वाले कमरे में एक पाकिस्तान की टीम बैठी है। जी। उसके अंदर भी लोग बिठाए गए वेरी इंटरेस्टिंग। और वो प्रोफेशनली फिर ये वॉर गेम हुआ कि हम ये करेंगे तो तुम क्या करोगे। ओपन वॉर गेम हुआ और उसमें फिर आकलन हुआ। उनको देखो, आजकल सबको सब मालूम है कि किस देश के पास में कौन कौन से हथियार और क्या हैं, कैसे हैं, सब मालूम है। सबको ये मालूम है कि कौन किस तरीके की स्ट्रेटजीज पे लड़ाई करता है, क्या सोच है, क्या वो है। और जो स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे हम लोगों की पढ़ाई होती है, और ये भी मैं आपको यहाँ बता दूँ आपके दर्शकों को कि जितनी पढ़ाई फ़ौज में होती है उतनी तो आईएएस वाला भी नहीं पढ़ाई करता आईएएस बनने के लिए। और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक पढ़ते रहते हैं, और हमारे जैसे तो रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है फ़ौज की। और तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका एनालिसिस करना, उनका डीप अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद में कि दुश्मन कैसे सोचता है, वो सोच को अंदर लेके आना और पूरे दमखम, पूरे प्रोफेशनल नॉलेज और इंटीग्रिटी के साथ में अपना काम करना। यानी कि अगर आपको पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना के दूसरे कमरे में बिठा दिया है और आपको इतने जर्नल दे दिए हैं, एयरफोर्स ये वो पूरा आपके पास में तामझाम है माइंड, तो वो आपको उसी तरीके से कार्रवाई करेगा जैसे कि वो एक्चुअल में करेगा। और आपको ये हैरानी होगी कि अगले दूसरी तरफ उसी तरीके का रिएक्शन हुआ जिस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर प्रैक्टिस किया गया। ये बहुत ही यूनिक चीज़ इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। तो इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म है। और कब इस ऑपरेशन को समाप्त करना है, कैसे करना है, पूरी चीज़ रिहर्स करी गई थी। और बिल्कुल जैसा किया गया था, थोड़ा मोड़ा 19-20 इधर उधर, बाय एंड लार्ज वो वैसा ही हुआ जैसा पूरे टाइम पाकिस्तान हमारी पिच पे खेला। हाँ, और जैसा उसका रिएक्शन आ रहा था, जब एक बार ऑपरेशन शुरू हो गए तो ये टीम फिर भी बैठी रही। रिएक्शन आ रहा था उसका, खटाखट एनालिसिस भी हुआ, उसमें जो बदली हमें करनी पड़ी वो करी भी। और उधर से भी, मतलब दोनों तरफ से, रेड और ब्लू दोनों तरफ से जैसे दो टीमें खेलती हैं उस तरीके से गेम चला। तो यहाँ पर दिमाग लड़ रहे हैं, मतलब वी वर फाइटिंग बोथ साइड्स। एक तो इंटरनल चल रहा है कि यार ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे, और हम लोग ऐसे करते हैं। ये कोई हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम किसी भी वॉर गेम में, किसी भी एक्सरसाइज में हम लोग इसी तरीके से करते हैं। यही तरीका है हमारा। एक सर और एक विषय ध्यान में आया। अब तो समय बदला है,
युद्ध के तौर तरीके बदले हैं, वेपन में नए नए वेपन आए हैं, जैसे ड्रोन वेपनरी में नया एक शामिल वेपन है, उसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन भी। तो एक तरफ जहाँ ट्रेडिशनल वेपनरी से हम फाइट कर रहे थे, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन का भी वॉर चल रहा था एक अलग ही लेवल पे। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग एक भी नहीं थे, लेकिन भारत में बैठ करके भारत के अंदर खुलेआम राइट्स के नाम पे जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, उसकी आड़ में जम करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया और उस मिस इन्फॉर्मेशन का सीधा सीधा लाभार्थी पाकिस्तान था। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है कि मिलिट्री एडवांटेज हमको था, लेकिन पाकिस्तान को निस्संदेह इस मामले में एडवांटेज था कि उसके अपने देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले ज़ीरो थे और हमको अपने देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा पेडलर्स के साथ हमको उनसे भी दो हाथ करना पड़ रहा था युद्ध के दौरान ही। देखिए, इसको मैं दो तरीके से लूँगा। एक तो इसका पॉलिटिकल पहलू है जिसका आपने जिक्र किया, एक उसका मिलिट्री पहलू है इंफॉर्मेशन का, और फिर आपने ड्रोन की बात करी। तो आपके इस प्रश्न में तीन बिंदु हैं। ड्रोन की अगर बात करें तो दुनिया के अंदर अब ड्रोन के ऊपर चर्चा इस लेवल पर हो गई है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब सेना के हाथ से हटकर प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि टारगेट बहुत सारे हैं। दिल्ली के अंदर भी हजारों टारगेट है, कहाँ कहाँ सेना लगाएंगे आप? प्राइवेटाइज कर दीजिए। आप ये दफ्तर में बैठे हैं, आपके पास में ये टेक्नोलॉजी आपको दी जाती है, आप सेवानिवृत्त 4 लोग लीजिए, अपने आप एम्प्लॉय करिए, ये आपको एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन देंगे, चलिए हैप्पी रहिए। और उसको कनेक्ट कर देंगे नेटवर्क से, नेटवर्क कनेक्टेड है, सेना कोई लेना देना नहीं है। रडार से सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन आपके पास कंट्रोल रूम में आएंगे, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, यात्री अपने सामान का ध्यान खुद रखें। क्योंकि आप सोच के देखिए कि कितने सारे टारगेट हैं, कितनी इंडस्ट्री है, कितनी एयरपोर्ट्स हैं, कितने हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ सुरक्षा प्रदान करेंगे। ड्रोन जरूरी नहीं है कि वो पार से उड़े, ड्रोन यहाँ से भी उड़ सकता है। रशिया के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा एक ड्रोन हमला हुआ, हजारों किलोमीटर अंदर जाके ट्रक खुला, ट्रक में से बहुत सारे ड्रोन निकले और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया टारमेक पे खड़े खड़े। सपना में भी नहीं सोचा था कि 1000 किलोमीटर दूर जाके साइबेरिया में ऐसा हमला कर सकते हैं, ऐसा अटैक कर सकते हैं। कीमत कम है तो उनके पास कीमत कम है, वो छुपे रह सकते हैं, ट्रकों में चल रहे हैं, ट्रक की छत खुली, वहाँ से उड़े खूब सारे, ठक 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 खत्म कर दिया। तो ये एक सोच चल रही है कि एंटी ड्रोन डिफेंस जो है ये प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये भी एक वो है। ये तो रही बात ड्रोन की। अब बात करते हैं नैरेटिव की। तो यहाँ पर भारतीय सेना के अध्यक्ष का एक शायद मेरे को अगर सही से ज्ञान पड़ रहा है, ध्यान आ रहा है, तो उन्होंने IIT चेन्नई के अंदर ये अपना भाषण दिया था, जिसमें भारतीय सेना अध्यक्ष ने ये कहा था कि इंडिया वन द वॉर बट लॉस्ट द वॉर ऑफ नैरेटिव। हम नैरेटिव की लड़ाई हार गए। और दुनिया की अगर बात करें तो कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि चीन ने, इनफैक्ट कल जो DGMO की जो ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि चीन ने इस नैरेटिव वॉर को एम्पलीफाई करने और दुनिया के अंदर फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो नैरेटिव वॉर के अंदर हम कमतर पाए गए। इसके अंदर हमारा एक वर्क कल्चर भी दोषी है, 9 to 5 काम करेंगे हम। पाकिस्तान के अंदर 24/7 नैरेटिव है। पाकिस्तान के अंदर रात के 2 और 3 बजे भी ट्वीट कर रहा था DGISP। हमारे यहाँ पे जब ऑफिस खुला 9 बजे के बाद में ब्रीफिंग हुई, 11-12 बजे के बाद में आना शुरू हुआ। देखिए, जब तक आप अपनी वीकनेस को नहीं पहचानेंगे आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो 5 बजे जब हमारे दफ्तर बंद हो गए तो
नरेटिव भी खत्म हो गया। अगले दिन इंतजार करिए 5 बजे की जब ब्रीफिंग होगी तब आपको पता लगेगा। लड़ाई के दौरान हमारा फोकस नारी शक्ति पे ज़्यादा रहा और असली चीज़ पे कम रहा। नारी शक्ति भी ज़रूरी थी, लेकिन जो रियल टाइम जो ब्रीफिंग थी वहाँ पे हम कमज़ोर हो गए। तो जीतने के बावजूद भी दुनिया के अंदर नरेटिव क्या चला, जो पाकिस्तान ने बनाया, चीन ने और टर्की ने उसको फैलाया। तो ये हमको समझना। अब जहाँ तक इंटरनल बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स ने भ्रम पैदा करा, सोसाइटी के अंदर क्वेश्चन मार्क डाला, लोगों के अंदर डाउट पैदा हुए। तो आप इंटरनली भी नैरेटिव से जूझ रहे थे। तो चाइनीज़ नैरेटिव जो था, जो पाकिस्तानी नैरेटिव था, उसको आपने और हवा दे दी और लेजिटिमेसी दे दी आपने अपने घर के अंदर उस नैरेटिव को फैलाने के लिए, क्योंकि आपका उसके अंदर पॉलिटिकल स्वार्थ छुपा हुआ था। वॉर जोन में सर नैरेटिव्स का, ये तो दुनिया भर में, दुनिया के बाकी देश भी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैं अभी छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि वॉर का दायरा इतना विस्तृत है अभी कि, और नैरेटिव वॉर का, कि अभी नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ और एकाएक वो दंगे में बदल गया, गाड़ियाँ जला दी गई। जब इन्वेस्टिगेशंस हुए तो मालूम चला कि उसमें प्रोपेगेंडा पेडल किया गया कि 26 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए, जिसके कारण की वो हिंसा फैली। वो सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। बिल्कुल। तो ये वॉर का एक्सटेंशन जो है, वॉर जोन के अलावा डे टू डे सामान्य नागरिकों के जीवन में भी है, जो वेपन के नाते या तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए दुश्मन के अगेंस्ट में, या वेपन के नाते दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ये दायरा जो है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का फॉर्मेट है, जहाँ वेपन वर्सेस वेपन, और उस कॉम्बैट फॉर्मेट में जो सैनिक वर्सेस सैनिक, सोल्जर वर्सेस सोल्जर का है, लेकिन जो ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो वॉरफेयर है, जिसको 5th जनरेशन बोल रहे हैं, इसमें जो कॉम्बैट सोल्जर है वो देश का हर एक नागरिक है। ये एक चेंज है, और मुझे लगता है कि ये भी एक टेक अवे है या एक लर्निंग है ऑपरेशन सिंदूर से, और बाद में भी कई गतिविधियों से देख रहे हैं। तो एक मिनिमम ट्रेनिंग सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग उसको मिलिट्री ट्रेनिंग के दायरे में मुझे लगता है कि माना जाना चाहिए कि वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग है, क्योंकि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन को वेपन की तरह इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया। तो ये एक ज़रूरत मुझे लगता है, और ये दायरा जो है, देखिए, ये बढ़ता हुआ एक दायरा दिखता है मुझे। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जो ये मीडिया और इन्फॉर्मेशन की बात है, एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है हमारा खुद का। हम लोग, क्योंकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर शाम को 5 बजे आ रही थी, 5 बजे से अगले दिन 5 बजे तक एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फीड किया जा रहा था, और उससे इंफॉर्मेशन लेकर हमारे टीवी चैनल प्रोग्राम चला रहे थे। उस रात में कराची तबाह हो गया था, रावलपिंडी में तबाही मच गई थी, लाहौर में सेनाएं घुस गई थी, और बड़ा तमाशा हुआ। जब आम लोगों को वो जब पता लगा, अगले दिन जब सवेरा हुआ, दुनिया को पता लगा, तो पाकिस्तान में पता लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भारत में जब पता लगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मीडिया की खत्म हो गई। तब जो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो दुष्प्रचार हो रहा है, इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इसमें फ़ायदा दुश्मन का। उसको पता लग गया कि इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, तो अब इसका फ़ायदा उठा जाए। तो इस तरीके की कार्रवाई, अगर फ़र्ज़ करें कल मोबिलाइजेशन होता है और आप 6 घंटे के लिए ही, 5 घंटे के लिए ही आप रेलवे लाइन बंद कर दें, आप रोड पे किसी प्रोटेस्ट को, किसान आंदोलन टाइप एक प्रोटेस्ट खड़ा कर दें, कुछ तमाशा खड़ा कर दें, जिससे कि आपके उसमें डिले हो जाए। सिर्फ मोबिलाइजेशन के अंदर अगर युद्ध जैसी स्थिति हो गई, एक्शन शुरू हो गया, 1-1 घंटे 1-1 मिनट का हिसाब रहता है। आप लड़ाई हार जाएंगे, आप लड़ाई हार जाएंगे, मैं बता रहा हूं, आप बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे अपना। तो इसीलिए मीडिया, करेक्ट इंफॉर्मेशन और नरेटिव,
ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लड़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। सर मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक, वाकई जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का, मुझे लगता है 1:20 के रेशियो में हुआ, और पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस एक साल पूरा होने को आया, इतना डैमेज हुआ कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। लेकिन साथ साथ जो हमारे अचीवमेंट्स थे, तो जो ये एक मजाक के तौर पर ऐसा लग रहा था कोई सीरियस रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, ये चुटकुला सुनाया जा रहा है, बिल्कुल, उसके कारण भी जो हमारे रियल अचीवमेंट्स थे वॉर जोन में, वो धूमिल हो गए, वो धूमिल हो गए। और अचीवमेंट्स ऐसे हैं कि अभी तक पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाया है, और उभर भी नहीं पाएगा। उबर भी नहीं पाएगा। एक चीज सर, आपने जो की बात की चाइना के साथ जो गठजोड़ था और टर्की के साथ जो गठजोड़ था, कल डीजीएमओ की ब्रीफिंग में उन्होंने था। ये चीज कही, हाँ। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि ये जो गैप है हमारा, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो हमने दिखाया, हमारे पास अच्छे स्टैंड ऑफ वेपन, देखिए, तो हम उसको इस्तेमाल कर पाए। अगर पाकिस्तान को भी उस तरीके से वेपनाइज किया गया, जो कि होगा, चाइना ने कहा है कि हम इनको 5th जनरेशन जेट भी देंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, तो वहाँ पर जब वो गैप कम होता जाएगा तो हमारे पास इस तरह के ऑपरेशंस का स्कोप कितना बचेगा, हम कितना प्रभावी जवाबी देखिए, कार्रवाई- जनरल घई ने उसको डीजीएमओ की ब्रीफिंग में बड़ा, वो जो जयपुर में जो ब्रीफिंग हुई ऑफ सिंदूर की, उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें हमने फैक्टर इन करी हुई हैं। पहली बार टर्की का भी नाम लिया गया, जी, तो बेसिकली हम 3 देशों के गठजोड़ की बात करते हैं जब हम वेस्टर्न फ्रंट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर टर्की भी शामिल है, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, और पाकिस्तान तो है ही। तो ये हमने पहले ही फैक्टर इन करा हुआ है, हम उसको मान के चल रहे हैं। हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी कार्रवाइयाँ जो हैं उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो काउंटर हम बहुत आसानी से हमने कर दिया ना, बिल्कुल, हमने किया ना, और अच्छी तरह किया। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि वो अभी तक उभर नहीं पाया है उस सदमे से और उस चोट से, अभी तक उसके घाव भरे नहीं हैं। तो ये हमने किया ना, तो उन्हीं तीनों मुल्कों के जो समन्वय था उसके खिलाफ हमने युद्ध लड़ा, तो वो फैक्टर्ड इन है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जिस तरीके से हम जिस लड़ाकू विमान की आप बात कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए जैसे हमने अपनी पहल तेज़ करी हुई है, जैसे हमने RFIs फ्लोट करी हैं, जैसे हमने एमका को लेकर हम चल रहे हैं। एमका जो हमारा 5th to 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो बन के आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक वो बनेगा नहीं तब तक स्टॉप गैप के अंदर भी हमारा प्रयास है दुनिया के और मुख्तलिफ जदीद तरीन जो फाइटर हैं उस कैटेगरी के, उनकी तरफ हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारी जो प्लानिंग है और जो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है उस तरफ को, वो बिल्कुल सही दिशा में है। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल इन सिंक है, एक तरीके से सोच रही है, पूरी तरह से मिलिट्री लीडरशिप को सपोर्ट है, और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अलाइंड है। ये होल नेशन अप्रोच है, जैसा आपने बोला कि हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, तो होल नेशन अप्रोच के अंदर चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सारे के सारे इन सिंक हैं। नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर काम चल रहा है, और मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें कोई घबराने की भी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बल्कि आपको एक प्राइड फील होना चाहिए कि ये शायद देश के अंदर पहला, या कहेंगे कि दूसरा एक ऐसा समय है जब सारे के सारे लोग अलाइंड हैं और एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, दैट इज़ नेशन फर्स्ट। मुझे लगता है सर कि ऑपरेशन सिंदूर का जो एक बड़ा मैसेज रहा है भारत का अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को और भारत का दुनिया को, कि भारत सामरिक रूप से शक्तिशाली तो है ही, सांस्कृतिक रूप से भी शक्तिशाली है, और जिस सांस्कृतिक विल का परिचय भारत ने दिया है वह दुनिया को युद्ध से निकालने का, दुनिया को तनाव से निकालने का, डिप्रेशन से बाहर निकालने का, वह भारत का मार्ग है। और मुझे लग रहा है कि भारत का यह जो मंत्र है
जो युद्ध के समय में दिया गया है वह पुनः पूरी दुनिया उसी तन्मयता के साथ सुन रही है जिस तरीके से भारत ने महाभारत के युद्ध के समय में जो गीता के रूप में मंत्र दिया गया उसको भारत ने सुना था। आप कार्यक्रम में आए दानवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई ऐसी इंसाइट्स दी जो अभी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, कई ऐसे डोमेन्स की ओर रेखांकित भी किया जहाँ की हमको काम करने की ज़रूरत है। उसमें नैरेटिव एक बड़ा फ्रंट है। भारत अब वो भारत नहीं है, भारत जवाब देता है, भारत दुश्मन के देश में घुस करके जवाब देता है। और मुझे लग रहा है कि भारत अब वो भारत भी नहीं है जिसका कि दृष्टि 5 साल पहले और 5 साल आगे की मात्र रहती थी। भारत 2047 का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और भारत 1000 साल के इतिहास बोध के साथ आने वाले 100 साल के भविष्य की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। आपका आभार।